अनुरागी जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। भाई पूरी टीम को, महोबा न्यूज़ टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कहाँ आप रहने वाले बांदा जिले के और जिला पंचायती अध्यक्ष आप महोबा से। मैं राजनीति के क्षेत्र में आया और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव पार्टी ने टिकट दिया और जिला पंचायत अध्यक्ष बना दिया। शिक्षा को राजनीति या शिक्षा का राजनीतिकरण हो रहा है क्या इस समय? भाई साहब, ये विषय बड़ा लंबा हो जाएगा, इसमें बातचीत ना करके सिर्फ मैं ये कहूँगा, शिक्षा का राजनीतिकरण कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिना शिक्षा के यदि आप हम हैं तो आप भी हम, आपको हमको भी किसी गुरु ने पढ़ाया होगा। जो बोझ है शिक्षा का बच्चों के ऊपर, अब चूंकि आप उसी फील्ड के हैं तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछना आपसे लाजमी बनता है, क्या जो 1 से और 5 तक के बच्चों के ऊपर शिक्षा का जो बोझ है वो जो कॉन्वेंट स्कूल्स हैं उनमें और जो सरकारी विद्यालय हैं उनमें क्या लगता है आपको कि बोझ ज़्यादा है या ठीक है? जहाँ तक आपने की शिक्षा के बोझ के बारे में क्या स्थितियां हैं, देखिए, देश जब से आज़ाद हुआ, कांग्रेस का शासन था। मुझे शिक्षा के क्षेत्र में किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं लूंगा, इसलिए क्योंकि लॉर्ड मैकाले की नीति वो लोग अपनाए थे, पुरानी शिक्षा नीति अपनाए थे। इन लोगों ने वास्तव में, हमारे बच्चे भी जाते हैं तो झोला भर के जाते हैं, जितना उनका वजन नहीं है उतना पीठ में लाद के जाते हैं। 2021 में आपने जनपद महोबा में जिला पंचायती के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला आपने। जी भाई, लगभग 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 3.5 वर्ष। जी, संतुष्ट हैं आप अपनी कार्य प्रणाली से? तो अभी चूंकि 1.5 वर्ष मेरा और बकाया है, तो अभी पूर्णतः संतुष्ट तो नहीं हूँ, कुछ का और करने का, नया करने का मन है। नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र शर्मा, आप देख रहे हैं महोबा न्यूज। महोबा न्यूज पिछले कुछ दिनों से राजनीतिज्ञ लोगों से इंटरव्यू, भेंटवार्ता करने का एक उपक्रम चल रहा है। इसी क्रम में आज हम जनपद के प्रथम नागरिक के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष श्री जेपी अनुरागी जी से बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनका राजनीतिक सफर कैसा चल रहा है। अनुरागी जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। बच्चा, पूरी टीम को, महोबा न्यूज़ टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और साथ ही आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं समस्त प्रदेशवासियों, जनपदवासियों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे आमंत्रित किया। आपके आमंत्रण से मुझे बड़ी खुशी मिली। वैसे राजनीति के क्षेत्र में माननीय मुलायम सिंह यादव, आदरणीय कल्याण सिंह जी, जो शिक्षक के रूप में थे और बाद में राजनीति में आए और प्रदेश में उन्होंने बहुत बड़ा स्थान प्राप्त किया, प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। जैसा कि हमको पता है, आपका भी जो पिछला क्षेत्र है और आपकी जो जमीन से जुड़ा हुआ जो आपका कार्यकाल है वो भी शिक्षा है। जी भाई, आप मूल रूप से एक शिक्षक हैं। तो कहाँ से कहाँ आप रहने वाले बांदा जिले के और जिला पंचायती अध्यक्ष आप महोबा से, तो थोड़ा सा कुछ ये सामंजस्य समझाइए कि कहाँ से शिक्षक बने और कैसे आप जो है राजनीति में प्रवेश कर गए। जी भाई, जी भाई साहब, मैं मेरी परवरिश, मेरा जन्म स्थान जनपद बांदा का ग्राम पपरेंदा है। प्रारंभिक शिक्षा वहाँ से लेने के बाद मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीएससी एमएससी किया और आपके पत्रकारिता के क्षेत्र में मैंने मास कम्युनिकेशन भी कुछ दिन किया। लेकिन फिर बाद में मेरी जॉब एज ए टीचर, प्रथम पोस्टिंग सुल्तानपुर हो गई, मैथ लेक्चरर के रूप में। सुल्तानपुर में मैंने 6 वर्षों तक अपना कार्य किया। इसके बाद वहाँ रहने के बाद दोबारा चयन मेरा यहाँ जनतंत्र इंटर कॉलेज कुलपहाड़ हो गया और कुलपहाड़ में आने के बाद मैं यहाँ लगभग 2007 से निरंतर अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। 2015 से मैं विद्यालय जनतंत्र इंटर कॉलेज कुलपहाड़ का प्रधानाचार्य हूँ। और जहाँ तक आपने राजनीति के क्षेत्र में बड़े नामों की चर्चा की, चाहे श्रद्धेय कल्याण सिंह जी रहे हों, चाहे श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी रहे हों, या हमारे
वर्तमान रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, ये बहुत बड़ी शख्सियत हैं। निश्चित तौर पर जब ये लोग शिक्षा के क्षेत्र से राजनीति के क्षेत्र में आए तो इनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं वो शिक्षा के लिए हों, समाज के लिए हों या विकास के लिए हों, इन सब के माध्यम से इन्होंने देश के विकास में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई। और मेरी समझ में, मेरी एक व्यक्तिगत सोच है कि जो व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में रहता है, शिक्षक के रूप में रहता है, उसमें जो समझ होती है समाज को समझने की, क्योंकि हम लोग जब अध्यापन कार्य करते हैं या बच्चों के साथ रहते हैं तो विभिन्न परिवेश के बच्चे आते हैं, ग्रामीण परिवेश के बच्चे आते हैं, उनकी स्थितियों का अवलोकन हम लोग करते हैं। तो हमें लगता है कि इनके साथ मिलकर हम लोग किस तरह गांव और क्षेत्र का विकास कर सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में और क्या विकास कर सकते हैं, ये मेरी इन लोगों के माध्यम से हो सकता है कि जिन महापुरुषों का आपने नाम लिया उन्होंने भी, उनसे भी हम लोग ऐसी प्रेरणा लेते हैं। कई शिक्षक और भी हैं जो आज माननीय विधायक हैं, माननीय सदस्य राज्यसभा हैं, माननीय सदस्य लोकसभा हैं। निश्चित तौर पर उनके माध्यम से इस शिक्षा के क्षेत्र में विकास होता है, सामाजिक क्षेत्र में विकास होता है। रही बात आपने राजनीतिक जर्नी के रूप में पूछा, तो मैं आपको बता दूं कि जब मैं बीएससी कर रहा था उस समय साध्वी ऋतंबरा जी 1997 में उनका एक भाषण मैंने सुना था कचहरी इलाहाबाद में, और मैं शाखा भी समय समय पर जाया करता था आरएसएस की। तो वहां से मेरा एक रुझान बदला राष्ट्रहित की पार्टी के रूप में, जब भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को सम्मिलित होने का एक जो अवसर मुझे पार्टी ने दिया। इसी अवधि में हमने कई, हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी इलाहाबाद आए थे जब मैं अध्ययन कर रहा था वहां, उनका भाषण सुना, उससे काफी प्रेरणा जगी कि राष्ट्रहित की पार्टी के रूप में क्यों ना, जब हमारा जो एक योगदान है एक कार्यकर्ता के रूप में, क्या मैं कर सकता हूं इस पार्टी के लिए, यही सोच के मेरा राजनीतिक सफर वहां से शुरू हुआ। और जब मैं यहाँ आया तो 2007 में मैंने यहाँ चक्रपाणी जी अध्यक्ष थे, उनकी कार्यकारिणी में मैं जिला मंत्री था। इसके बाद आदरणीय जितेंद्र सिंह सेंगर जी निवर्तमान जिला अध्यक्ष और वर्तमान एमएलसी, उनके कार्यकाल में मैं शिक्षक प्रकोष्ठ का जिला संयोजक बना, जिला महामंत्री बना, और उन्हीं के कार्यकाल में क्षेत्रीय मंत्री के रूप में भी मैंने कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में क्षेत्रीय मंत्री के रूप में कार्य किया। इसके उपरांत फिर मैं पार्टी के निर्देश के क्रम में मैं राजनीति के क्षेत्र में आया और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव पार्टी ने टिकट दिया और जिला पंचायत अध्यक्ष बना दिया। निश्चित तौर पर इसमें सारी जो मेहनत है, जो सारी कृपा है, वो भारतीय जनता पार्टी की। जनतंत्र इंटर कॉलेज कुलपहाड़ में आपके अध्यापन का विषय क्या था, एक, और दूसरा ये कि एक नाम छूट गया हम लोगों से बातचीत में, आदरणीय मुरली मनोहर जोशी का। जी जी, आप इलाहाबाद में भी रहे हैं। जी जी। तो उनके जीवन का आपके अध्यापन में और राजनीतिक जीवन में क्या प्रभाव है? जनतंत्र इंटर कॉलेज कुलपहाड़ में भाई साहब मैं मैथमेटिक्स लेक्चरर हूँ, इंटरमीडिएट के अध्यापन कार्य का मेरी जिम्मेदारी है। जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीएससी कर रहा था तो माननीय मुरली मनोहर जोशी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी भी, अहम जिम्मेदारी उन्होंने निभाई है, और भारतीय जनता पार्टी के एक तरह से संस्थापक सदस्यों में हैं और भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े पुरोधा हैं। तो मुझे अवसर मिला, वो मेरे विभागाध्यक्ष थे फिजिक्स के, तो उस समय उनका आशीर्वाद लेने का अवसर मिलता था, उनके विचारों को सुनने का अवसर मिलता था, और एज ए स्टूडेंट उनके सानिध्य में उनका एक विषय भी वो हमें पढ़ाते थे, तो उतना ही आशीर्वाद मिलता था। राजनीतिक बातचीत कभी ना तो हमारी हिम्मत हुई, क्योंकि हम लोग छात्र जीवन में थे, वो हमारे टीचर थे, हमारे लेक्चरर थे, तो इसलिए उनसे राजनीतिक क्लू सीखने का कोई अवसर ईश्वर ने नहीं दिया। लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लगता था कि ऐसे महापुरुष हैं जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, वो नरेंद्र सिंह गौर जी भी थे, यहाँ प्रदेश में मंत्री रह चुके हैं, वो भी वहीं से थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो कल्चर था, भारतीय जनता पार्टी के
कार्यकर्ता के रूप में भी मैंने वहां से शुरुआत ना करके, वहां केवल शिक्षण कार्य में ध्यान था, लेकिन फिर भी मुझे मुरली मनोहर जोशी जी जैसा एक आशीर्वाद मिला, ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति जिन्होंने अटल जी के साथ कार्य किया, जिन्होंने जनसंघ के समय कार्य किया, ऐसे लोगों का मार्गदर्शन कहीं ना कहीं प्राप्त हुआ होगा, तब यहाँ तक का सफर भाई साहब मेरे लिए आसान रहा। आप शिक्षा के क्षेत्र में मैथमेटिक्स के टीचर हैं जी। इंटेलेक्चुअल आपका व्यक्तित्व है। शिक्षा को राजनीति या शिक्षा का राजनीतिकरण हो रहा है क्या इस समय? शिक्षा का राजनीतिकरण भाई साहब ये विषय बड़ा लंबा हो जाएगा, इसमें बातचीत ना करके सिर्फ मैं ये कहूंगा कि मैं आपको केवल अपने विद्यालय का उदाहरण दूंगा, शिक्षा के राजनीतिकरण के क्षेत्र में नहीं जाऊंगा। हमारे माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए 9 सीटें विधान परिषद में आरक्षित है और माध्यमिक शिक्षक संघ और विभिन्न राजनीतिक दल उन शिक्षक की समस्याओं और शिक्षा को ये क्षेत्र को लेके अपनी आवाज सदन में विधान परिषद में उठाते रहते हैं। जैसे कि वर्तमान में हमारे जो शिक्षक एमएलसी है डॉक्टर बाबूलाल तिवारी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं। इससे पहले सुरेश कुमार त्रिपाठी जी थे जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं वर्तमान में। निश्चित तौर पर जब शिक्षा के विषय को, और बहुत बड़ा अनिवार्य विषय है, मेरे विद्यालय का पूरा ग्रामीण क्षेत्र है जो जनतंत्र इंटर कॉलेज कुलपहाड़ का है। आप तो भली भांति परिचित हैं, यहाँ के लोकल के लोग सभी परिचित हैं। अभी मैंने पुरातन छात्र सम्मेलन कराया था अभी 29 दिसंबर को जी। हमारा विद्यालय 1950 में स्थापित हुआ। 1950 से लेके अब तक के जितने छात्र हमारे विभिन्न देशों में भी हैं, प्रशासनिक सेवाओं में भी अपना योगदान दे रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना योगदान दे रहे हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी हैं, डॉक्टर भी हैं, उन सबको एक कलेक्ट करके उनके माध्यम से एक मैसेज लेना था कि हम छात्रों के लिए और क्या कर सकते हैं, उनके सुझाव लेना था। 1813 हमारे यहाँ छात्र संख्या है और टोटल 96 या 98% पिछड़ी जाति और एससी का जो छात्र है, छात्राएं हैं, वहां अध्ययनरत है, क्योंकि कंबाइंड एजुकेशन है। 996 बालिकाएं हैं जिनमें, तो बालिकाओं की शिक्षा के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। छात्रों की जो बालक गरीब वर्ग से आते हैं उनकी शिक्षा के लिए प्रयास करते हैं और उनके बारे में सोचने का एक प्लेटफॉर्म मिलता है। जब पुरातन छात्र आ जाते हैं उनके माध्यम से एक प्लेटफॉर्म मिलता है इनके लिए और क्या किया जा सकता है। आपको ये जानकर अंधेर होगा, बड़ा वो लगेगा कि हमारे ऐसे भी छात्र हैं जिनकी सरकारी फीस 19 रुपए और 23 रुपए है, वो भी देने में छात्र असमर्थ रहते हैं, तो उनके साथ हम लोग सहयोग करके उनके जीवन में आगे बढ़ाते हैं। और एक भाई साहब और आपको बात बताएं, इस साल जो हमारी प्रदेश सरकार ने पुलिस परीक्षा के माध्यम से जो पुलिस परीक्षा हुई है, अभी उसका फाइनल रिजल्ट आना शेष है और भी कई प्रक्रियाएं हैं। 66 छात्र मेरे जनतंत्र इंटर कॉलेज में पुलिस परीक्षा में उनका चयन हुआ है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि इसलिए कहेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में यदि हमारा छात्र कहीं भी सिलेक्ट होता है तो हम लोगों को अपार खुशी होती है। एक छात्र हमारे यहाँ था मनोज साहू, जो इस समय पोस्टेड है बनारस में। उसने भाई साहब 6 डूबती हुई जिंदगियों को बचाने का काम किया। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उस विद्यालय में वो हमारा छात्र रहा है, हम लोग विद्यालय के रूप में गौरवान्वित होते हैं। शिक्षा के राजनीतिकरण की भाई साहब आपने चर्चा की, तो निश्चित तौर पर कोई भी दल हो, हम भारतीय जनता पार्टी में हैं या इससे पहले भी कई दलों की सरकार रही, कई दल राजनीति कर रहे हैं, भारतीय राजनीति को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, समाज को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। शिक्षा का राजनीतिकरण कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिना शिक्षा के यदि आप हम हैं तो आप भी हम, आपको हमको भी किसी गुरु ने पढ़ाया होगा। निश्चित तौर पर जो राजनेता हैं, सांसद हैं या विधायक हैं या मंत्री हैं या जो प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं या देश का नेतृत्व कर रहे हैं, निश्चित तौर पर किसी न किसी गुरु के माध्यम से उन्होंने शिक्षा ली होगी, किसी स्कूल के माध्यम से। तो शिक्षा का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, शिक्षक को राजनीति में जरूर होना चाहिए। शिक्षक को राजनीति में इसलिए भी होना चाहिए
ताकि अच्छे लोग राजनीति में आएं जी 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 और वो राजनीति को और स्वच्छ रखें। जी भाई। शिक्षा के क्षेत्र में आपने बताया आपके विद्यालय से बहुत सारे छात्र निकल के आते हैं और आपको वो अपार प्रसन्नता होती होगी जब वो किसी उच्च पद पर बैठते होंगे या राष्ट्रीय स्तर का कोई गौरव प्राप्त करते होंगे। कोई ऐसा छात्र आप में से रहा है जिसको राष्ट्रीय स्तर से पुरस्कृत किया गया हो? एक दूसरा ये कि वर्तमान परिवेश में जो शिक्षा प्रणाली है उसमें कई बार संशोधन, उसके रूप बदलने की बातचीत चलती रहती है। केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार भी उस पर कुछ करती रहती है। जो बोझ है शिक्षा का बच्चों के ऊपर, अब चूंकि आप उसी फील्ड के हैं तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछना आपसे लाजमी बनता है, क्या जो 1 से और 5 तक के बच्चों के ऊपर शिक्षा का जो बोझ है वो जो कॉन्वेंट स्कूल्स हैं उनमें और जो सरकारी विद्यालय हैं उनमें क्या लगता है आपको कि बोझ ज्यादा है या ठीक है? अच्छा भाई साहब, राष्ट्रीय स्तर पर हमारे बच्चों में जनतंत्र इंटर कॉलेज में तो मुझे इस समय वर्तमान में याद नहीं है, 1950 का स्थापित विद्यालय है। मेरे कार्यकाल में तो कोई राष्ट्रीय स्तर में पुरस्कृत नहीं हुआ, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से, जैसे अभी पिछले वर्ष का जो हाई स्कूल इंटर का रिजल्ट था उसमें हमारे विद्यालय के टॉप 10 में 5 जो जनपद के टॉप 10 विद्यार्थी जिन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में अच्छे अंक प्राप्त किए उसमें 5 जनतंत्र के थे। और राष्ट्रीय स्तर पर, हाँ, राष्ट्रीय स्तर पर हमारी स्काउट टीम सिक्किम गई थी। देखिए निकल आया। जी 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 और फिर से जाने का अवसर मिल रहा है, तो राष्ट्रीय स्तर पर उसको पुरस्कृत किया गया है। तो निश्चित तौर पर यह विद्यालय के लिए, हम सब शिक्षकों के लिए बड़े गौरव का विषय है। जहां तक आपने की शिक्षा के बोझ के बारे में क्या स्थितियां हैं, देखिए देश जब से आजाद हुआ कांग्रेस का शासन था। मुझे शिक्षा के क्षेत्र में किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं लूंगा इसलिए क्योंकि लॉर्ड मैकाले की नीति वो लोग अपनाए थे, पुरानी शिक्षा नीति अपनाए थे। हमारी सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब आई तो नई शिक्षा नीति के माध्यम से ऐसी व्यवस्था की कि जो आर्ट राइट का बच्चा है वो चाहे तो मैथमेटिक्स भी ले सकता है, वो चाहे तो बायोलॉजी भी ले सकता है। कुल मिला के वो जिस विषय में अच्छा है उस विषय को सम्मिलित करते हुए नई शिक्षा नीति के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच के माध्यम से शिक्षा पद्धति को आगे बढ़ाया जा रहा है। और निश्चित तौर पर आपने कहा कि जो सरकारी कॉलेजों में बच्चों के बोझ वाली बात कही आपने, सरकारी कॉलेजों में जो कक्षा 9 से 6 से 12 तक के विद्यालय हैं उनमें जो पाठ्यक्रम है वो सरकार द्वारा नियत होता है कि इन प्रकाशकों की सरकारी पुस्तकों को ही पढ़ाया जाएगा, इसलिए वहां बोझ कम हुआ है। अब ये जो नीचे के और हैं, जैसे प्राइमरी स्तर से नीचे के जो विद्यालय हैं, इन लोगों ने वास्तव में, हमारे बच्चे भी जाते हैं तो झोला भर के जाते हैं, जितना उनका वजन नहीं है उतना पीठ में लाद के जाते हैं। ये वजन थोड़ा ज्यादा है, लेकिन सरकार का ध्यान भी इस ओर है कि जल्द ही बच्चों को सही ज्ञान मिले, सही दिशा मिले, क्योंकि जब बच्चे के ऊपर कंधे में बोझ होगा तो दिमाग में उसके जो किताबों की जानकारी है, ज्ञान है, वो नहीं घुस पाता। तो इसकी दिशा में भी प्रयास चल रहा है। सरकार निश्चित तौर पर इस दिशा में प्रयास करेगी और मेरा व्यक्तिगत सोचना है कि इस बोझ को भी कम होना चाहिए। जरूर। 2021 में आपने जनपद महोबा में जिला पंचायती के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला आपने। जी भाई, लगभग 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 3.5 वर्ष। जी, संतुष्ट हैं आप अपनी कार्य प्रणाली से? भाई साहब, जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में इन 3.5 वर्षों में मैंने जो कार्य किया है, तो अभी चूंकि 1.5 वर्ष मेरा और बकाया है, तो अभी पूर्णतः संतुष्ट तो नहीं हूं, कुछ और करने का, नया करने का मन है। लेकिन इस अवधि में मैंने जो कार्य किए उसमें रोड, नाला निर्माण और इंटरलॉकिंग का जो काम होता है वो तो मैनुअल है, होता ही रहता है, सभी पंचायतें करती हैं।
लेकिन इस अवधि में जब हमारे यहाँ नमामि गंगे के माध्यम से ये पानी की व्यवस्था हर घर नल योजना के माध्यम से नहीं पहुंची थी, उस समय हमने सोलर पंप के माध्यम से घरों तक पेयजल की व्यवस्था कराने का एक काम किया था। एक नया प्रयोग था मेरा, जिसको मैंने सोचा था कि यदि संभव हुआ, ऐसी स्थिति आई, तो पूरे जिले में ग्रामीण परिवेश में जहां जहां हमारी पहुंच रहती है वहां हम लोग सोलर पंप के माध्यम से हर घर में पानी, पेयजल पानी, शुद्ध पानी पहुंचाने का काम करेंगे। वो काम मैंने प्रयोग किया था। इसके बाद ये नमामि गंगे के माध्यम से, हर घर जल योजना के माध्यम से ये योजना आ गई, तो जिससे अब लोगों के घरों में पानी पहुंचने लगा, तो उसकी समस्या नहीं रही। दूसरी बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जब हम लोग लाइट जिला पंचायत लगाती थी या जिला ग्रामीण ग्राम प्रधान बंधु लाइट लगाते थे, तो उनका बिजली का बिल भी इतना आ जाता था कि वो उनके बजट के बाहर होता था। तो हमारे दिमाग में आया क्यों ना सोलर लाइट के माध्यम से सभी गांवों को संतृप्त किया जाए। तो हमने लगभग चाहे वो गौशाला हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो चौराहे हो, अभी तक मुझे लग रहा है 700-800 लाइटें हमने 3 साल में लगाने का काम सोलर लाइटों के द्वारा किया है। और कई ऐसी स्थितियां हैं, जिला पंचायत बारातशाला वगैरह के निर्माण में थोड़ा बजट की कमी रहती है, इसलिए असमर्थ रहती है। तो जब हम लोग जाते हैं या कहीं कोई गरीब व्यक्ति मिलता है तो वो कहता है हमारे यहाँ बारात घर बनवा दिया जाए, या हमारे यहाँ सौदाय गृह नहीं है वो बनवा दिया जाए। तो ऐसी जगह पर हम लोग जगह चिन्हित करके, जहां बारात पड़ने लायक है वहां टीन सेट 30x60 का लगवा के वहां बारात की व्यवस्था करा देते हैं। जहां सौदाय गृह जिन गांवों में नहीं है, दिक्कत है, वहां प्रयास करते हैं कि टीन सेट के माध्यम से कम बरसात वगैरह में उनको एक सुविधा मिले, वहां तक रोड बनाने का कार्य करते हैं। तो ये सारे काम अभी जारी है और निरंतर जारी रहेंगे। अभी मेरा 1.5 वर्ष है। सभी जिला पंचायत सदस्यों का सहयोग मिलता है, उनके प्रस्ताव मिलते हैं, उसके आधार पर हम लोग काम कराते हैं। सोलर लाइट के विषय में काफी काम हुआ है जी वैसे, और जहां तक मुझे जानकारी में है कि जो बेंदों का क्षेत्र है, जी जी, उस स्थान पर बड़े बड़े सोलर प्लांट जो है कुछ प्राइवेट कंपनियों ने भी स्थापित किए हैं। जी जी, तो ऐसा क्या है कि उस क्षेत्र में इतने ज्यादा प्राइवेट कंपनियां उसी क्षेत्र में ज्यादा अपना जो है फंड इन्वेस्ट कर रही हैं? और क्या आपने भी कुछ किया है उस क्षेत्र में? प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से जहां तक ये बात है सोलर प्लांट लगाने की, ये तो उत्तर प्रदेश शासन का विषय है। जिला पंचायत के माध्यम से ऐसी कोई प्लांट वगैरह नहीं लगाए गए। हम लोग तो टेंडर के माध्यम से लाइट लगवाने का काम करते हैं, सोलर लाइट। और टेंडर के माध्यम से जो कंपनी, जो फर्म इसमें अपना आवेदन करती है, वो फर्म कहाँ से लेती है लाइट, ये जानकारी भी मुझे नहीं है, क्योंकि कई फर्में डालती हैं, उनका अलग अलग अपना रेट रहता है। जो कम रेट पे और अच्छे वाट का बल्ब प्रयोग करके, अच्छी बैटरी यूज करके प्रयोग करके, ताकि हमारे यहाँ ऐसा ना हो कि केवल नाम की लालटेन रहे, ऐसा रहे कि जो काफी दिन तक जले और चले, ग्रामीणों को समस्याएं ना हो, ऐसी लाइट लगवाने का हमारा काम रहता है। बेंदो क्षेत्र में कई, आप सही कह रहे हैं, प्लांट लगे हैं, लेकिन उन प्लांटों का उपयोग जिला पंचायत के माध्यम से मेरी समझ में हमारी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है शासन स्तर पर, इसलिए हमने उनका कोई प्रयोग नहीं किया, ना उनसे कोई मार्गदर्शन लिया। हम लोग टेंडर के माध्यम से भाई सब लाइट लगवाने का काम करते हैं। तो जनपद में जितने भी गांव हैं, क्या मुख्यालय से सारे गांव सड़क से, पक्के मार्ग से जुड़ गए हैं, या अभी कुछ आपके उस पर टारगेट में रह गया है कुछ? अच्छा, कई ऐसे गांव हैं, जब मैं लोगों से मिला और तो मैंने देखा कि कई गांव, हमारा जो जिला पंचायत का काम है वो मुख्यतः है रोड से गांव को जोड़ने का, मुख्य रोड से गांव को जोड़ने का। एक रतिया का खुड़ा गांव फुलपहाड़ में पड़ता है। आजादी के बाद से लोग आए मेरे पास बैठे, कहे आजादी के बाद से इस गांव का में अभी तक रोड नहीं गई। और आपको जानकर हैरानी होगी कि वो रतिया के गांव के बच्चे, रतिया के खुड़े के गांव के बच्चे हमारे विद्यालय के छात्र हैं। अच्छी सरकारी योजनाओं में वो अपना योगदान दे रहे हैं, सरकारी पदों में हैं। उनके गांव में लाइट नहीं पहुंची, उनके गांव में रोड नहीं थी,
तो मैं डीएम साहब से, चूंकि वो रोड की लंबाई थी लगभग 8 किलोमीटर, और 8 किलोमीटर का हमारा बजट बनवाने का इतना नहीं रहता। अब चूंकि बजट भी उसी आधार पर आता है, हमें पूरा जनपद देखना है, तो आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हमने मिलके उसको आरईएस के माध्यम से कराने का काम किया है। मुझे लग रहा है अगली वर्ष उसका रोड बन जाएगा। ऐसे 2-4 गांव मिले, और जो भी मिले वहां हमने रोड बनाने का काम किया। मेरी समझ में आज की स्थिति में देखिए, विकास तो कभी पूर्ण होने वाला विषय नहीं, अनंत है। अनंत है। और मोदी जी की संकल्पना 2047 तक जो विकसित राष्ट्र बनाने की है, वो निश्चित तौर पर जब ऐसे काम होंगे, हम लोग सभी जनप्रतिनिधि इस बारे में सोचेंगे, तो विकसित राष्ट्र जब बन जाएगा तो यह रोड को गांव से जोड़ने की समस्या या गांव में रोडों का जाल वो अपने आप बिस्ता चला जाएगा। और काफी अभी विकास हो रहे हैं। जब से हमारी प्रदेश की सरकार और मोदी जी की सरकार आई है, तब से देखिए बड़े बड़े हाईवे दिखाई दे रहे हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की कल्पना भी हम लोग नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हमारे बुंदेलखंड में भी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जैसी एक बहुत लंबी योजना का कार्य प्रारंभ हुआ और आज चल रहा है। और यहाँ के जो पूर्व सांसद थे कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी, वो तो बुंदेलखंड के भागीरथ कह दें हम उन्हें तो उससे कम नहीं है। बेतवा और केन नदी जोड़ों के माध्यम से माननीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की संकल्पना थी, और मोदी जी की ने उसको माननीय पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी सांसद जी के माध्यम से उनको साकार करने का काम किया। उसका कार्य भी प्रारंभ हो गया। अभी कुछ दिन पहले माननीय मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया है। तो निश्चित तौर पर मोदी जी माननीय सांसद जी इस क्षेत्र के लिए, बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए भागीरथ का काम किए हैं, और उनके काम अब दिखाई दे रहे हैं धीरे धीरे। चाहे रेलवे का चौड़ीकरण हो, दोहरी लाइन हो, या कबरई और सागर मार्ग हो, तो ऐसे विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों ने कराने का काम किया है। निश्चित तौर पर हम जिला पंचायत के माध्यम से गांव का विकास कराने का काम कर रहे हैं। जनपद के प्रथम नागरिक होने के नाते, और जिला पंचायत बहुत बड़ी पंचायत है, आपका संपर्क समस्त ग्राम प्रधानों से, ब्लॉक प्रमुखों से, सभी का रहता है। तो गांव की जो स्थिति रहती है वो चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत, मुझे लगता है बहुत अच्छी नहीं है। तो आप कभी गांव में जाकर के, जिसको चेकिंग टाइप का कहा जाए, कभी पीएससी सेंटर या स्कूल या और जो कुछ हैं, कभी आप करते हैं भ्रमण क्या? बचत ये आपकी बात सही है कि जो दूर दराज के गांव हैं वहां पर चिकित्सा सुविधा नहीं है, और हमारा प्रयास रहता है कि दूर दराज के गांवों को पीएचसी या सीएचसी से जोड़ने का काम करें। जहां तक वो पीएचसी या सीएचसी की पहुंच है, वहां तक रोड निर्माण करके उनको जल्दी पहुंचने के लिए आसानी हो, ऐसा प्रयास हमारा रहता है। कई बार मेरा इन पीएचसी वगैरह में जाने का अवसर मिला, और मैंने देखा जो लोगों की समस्याएं हैं उनको भी जानने का प्रयास किया। देखिए, भारत ग्रामीण परिवेश है, गांवों का देश है। निश्चित तौर पर जो चिकित्सा की सुविधा है वो अभी पूरी तरह संतृप्त नहीं है, इस चीज को हम लोग स्वीकार करते हैं, और गांव में ये समस्या ज्यादा है। लेकिन वो नजदीक के अस्पताल में इतना जल्दी, जैसे प्रसव की समस्या भाई साहब यदि ले लें, तो कई बार हम लोग सुनते हैं कि कहीं बैलगाड़ी में प्रसव हो गया, कई बार हम लोग सुनते हैं टेम्पो में प्रसव हो गया। तो चूंकि रीचेबल नहीं है वहां तक, इसलिए ऐसी समस्याएं हैं। लेकिन इस सरकार में, प्रदेश सरकार ने काफी ऐसे सेंटरों का विकास किया है कि नजदीक के गांव में अस्पताल की व्यवस्था हो सके। और कई गांव में हमें देखने का अवसर मिला कि जहां हमें देखकर प्रसन्नता भी हुई कि लगभग हर गांव तक रीचेबल हो रहा है अस्पताल, और जल्दी ही ये जो परिस्थितियां हैं इनसे छुटकारा मिलेगा। हमारी प्रदेश सरकार इस दिशा में काम कर रही है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी इस दिशा में काम कर रहे हैं, हर गांव तक पीएचसी वगैरह और सीएचसी पहुंचने का काम हो। जिला पंचायत अध्यक्ष होने के नाते कभी आपको यह अवसर मिला कि राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के साथ बैठक हुई हो, कभी प्रधानमंत्री जी ने बुलाया हो? प्रधानमंत्री जी कभी भी बुला लेते हैं किसी को भी, कभी प्रधानों को, कभी किसी को। तो किसी नेता के साथ आपने जनपद के विकास के लिए बैठक में भाग लिया है?
और किसी नेता के जो उनका वक्तव्य रहता है वो बड़ा पब्लिक बहुत ज्यादा फैल जाता है, वायरल हो जाता है। जैसे अमित शाह जी का एक वक्तव्य भी अम्बेडकर जी के ऊपर बहुत चला। क्या कहना चाहेंगे इसमें? वैसे मेरा ये सौभाग्य नहीं रहा कि मैं माननीय मोदी जी का आशीर्वाद ले सकूं, लेकिन मंच के माध्यम से जब उनका आगमन हुआ है यहाँ महोबा और चुनाव के द्वारा, तो वहाँ मंच के माध्यम से उनके नजदीक से दर्शन करने का सौभाग्य मिला। एक फोटो में देखा है हमने आपको। तो और जहां तक बात ये है मोदी जी, अमित शाह जी का, जो इस देश के गृह मंत्री हैं, उनका वक्तव्य जिसको तोड़ मरोड़ कर विपक्षी पार्टियों ने प्रस्तुत किया है अंबेडकर जी के लिए। अंबेडकर जी ने दलित समाज के लिए और महिलाओं के लिए बहुत विकास कार्य किए हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई तब से अंबेडकर जी के जितने, भाई साहब ये आपको जानकारी होगी, चाहे उनका जन्म स्थान हो, चाहे जहां उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी वो स्थान हो, या जहां उन्होंने दिल्ली में रहकर पढ़ाई की थी वो स्थान हो, या लंदन में रहकर जहां उन्होंने वकालत की शिक्षा ली थी वो सारे स्थान हो, या उनकी समाधि स्थल हो, चैत्य भूमि, सभी को जोड़ने का काम किया है मोदी जी ने। सभी को एक रास्ते में लाने का काम करके उनको पंच तीर्थ के नाम से विकसित करने का काम किया है। अंबेडकर जी को भारत रत्न भी भाई साहब तब मिला जब भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से वीपी सिंह की सरकार थी। 1998 में अंबेडकर जी को भारत रत्न दिया गया। इन 50-60 सालों में कांग्रेस ने कभी अंबेडकर जी की सुध नहीं ली। अंबेडकर जी के नाम से उन दलित समाज का वोट लेने का काम वो करते रहे। इसके साथ ही इस प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती जी बनी। मायावती जी को चार बार मुख्यमंत्री रही। लगभग हर बार भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थन देके इस प्रदेश के दलितों के विकास के लिए मुख्यमंत्री मायावती जी को मायावती बनाने वाली भाजपा ही है, जिन्होंने समर्थन देके इस प्रदेश में व्यवस्था बनाई। दलितों के लिए मायावती जी ने काम किया। और आज अंबेडकर कौन चिल्ला रहे हैं ये आप ध्यान दीजिए, समाजवादी पार्टी, जिन्होंने मायावती जी को जिंदा जलाने की पूरी व्यवस्था कर ली थी। गेस्ट हाउस कांड आपको पता होगा, गैस सिलेंडर में बांध के उनको जलाने की पूरी व्यवस्था कर ली थी। तो ये लोग अंबेडकर जी चिल्ला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के संविधान में है 14 अप्रैल को समता दिवस के रूप में हम लोग अंबेडकर जी की जन्म जयंती मनाने का काम करते हैं। अंबेडकर जी के नाम से जितने काम, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, उन्होंने किया। कांग्रेस गरीबी हटाओ का नारा देती रही, लेकिन कई दलितों के मकान कच्चे बने थे, वो पक्के बनवाने का काम किसने किया? हर समाज के लिए काम किया। माननीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से, मुख्यमंत्री आवास के माध्यम से इस प्रदेश की सरकार ने उनको पक्के मकान देने का काम किया। कई दलितों के, अब चूंकि दलितों की बात हो रही है, दलितों के नेता की बात हो रही है, इसलिए मुझे दलित शब्द लगाना पड़ रहा है। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति होती है वो केवल विकास की राजनीति होती है, दलगत राजनीति नहीं होती। इस तरह की चीजों में कभी पड़ती नहीं। कई गांवों में शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। अब आप कल्पना करिए, बरसात हो रही है, शौचालय के लिए कितनी बड़ी समस्या थी। चाहे वो जिस समाज से हो, जिस वर्ग से हो, सबको शौचालय देने का काम किया। अंबेडकर जी के सपनों को पूरा करने का काम, हर घर में बिजली देने का काम किया। अंबेडकर जी के सही सपनों को पूरा करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये दिखावी लोग जो ढकोसला बयानबाजी करते हैं, ये केवल जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं। भाई साहब, 60 से 70 सालों तक कांग्रेस ने केवल अंबेडकर जी का नाम ले लेकर दलितों का वोट लिया, लेकिन दलितों का कभी विकास करने का काम कभी नहीं किया। तो निश्चित तौर पर अंबेडकर जी के बारे में जो टिप्पणी संसद में भाषा का इस्तेमाल जो किया गया है, वो कहीं ऐसी भाषा नहीं थी। अमित शाह जी की कोई ऐसी मंशा नहीं थी। लेकिन ये जब कोई खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे वाली बात है, इनको कुछ नहीं मिलता तो ऐसे मुद्दे उठाने का काम करते हैं। राहुल गांधी जी की स्थिति आप देख रहे हैं, तो ऐसे मुद्दे ये जानबूझकर उठाने का काम करते हैं, जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं। वो लोग करते हैं
जो लोग मायावती को जिंदा जलाने का काम कर रहे की सोच रखते थे, वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने अंबेडकर जी के बारे में कभी सोचा नहीं कि उनको भारत रत्न मिल जाए। वो लोग कर रहे हैं जो कभी ये नहीं सोचे कि इस देश में, इस प्रदेश में दलित मुख्यमंत्री बन जाए। ये काम सभी भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। तो निश्चित तौर पर वो अमित शाह जी के बयान को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने का काम किया जा रहा है। विकास की बातचीत चलती है, तो अभी आपने शौचालय का जिक्र किया, तो आप अपने क्षेत्र में कितने और शौचालय सामुदायिक केंद्र के रूप में विकसित कर रहे हैं? वैसे हम लोगों का इस बार एक प्रयोग है, सैनिटरी के माध्यम से हम लोग 8 शौचालय लेने की एक कल्पना है कि उनको अच्छा शौचालय जिसमें कहें, थोड़ा सा कह दें आधुनिक शौचालय, उस टाइप का एक शौचालय बनाने की एक कल्पना है, एक प्रयोग कर रहे हैं इस बार हम। और वो सफल रहा तो निश्चित तौर पर जहां जहां शौचालय का मतलब सार्वजनिक शौचालय, घरों में शौचालय नहीं। जैसे स्कूल कॉलेजों में कई ऐसे विद्यालय हैं, बच्चों के पास वहाँ स्थितियां ऐसी नहीं है कि एक बड़ा शौचालय का निर्माण कराया जा सके। वो एक सोच लिए हैं, चूंकि शिक्षक हैं तो कहीं ना कहीं दिमाग, और इसको मुझे कहने में भी कोई गुरेज नहीं है कि मैं सोचता हूं कि शिक्षा एक मंदिर है, वो बहुत बड़ा मंदिर है। तो सबसे बड़ा क्षेत्र, सबसे बड़ा विकास जो होना चाहिए वो शिक्षा के मंदिर का होना चाहिए। यदि वहां लाइट नहीं है, वहां रोड नहीं है, वहां शौचालय नहीं है, तो मैं चूंकि शिक्षक हूं, सभी शिक्षक हमसे परिचित हैं, तो वो लोग अपने समस्याएं देते हैं, तो प्राथमिकता के आधार पर उन समस्याओं को हम पहले निपटाने का काम करते हैं। तो मेरी एक संकल्पना थी कि यदि हम गांव में ऐसे स्कूल विद्यालयों में शौचालय बना सके जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए पठन पाठन में दिक्कत ना हो और उनको सुविधाएं भी मिल सकें, तो ऐसा प्रयोग, एक अभिनव प्रयोग हम इस बार सोचे हैं और जल्द ही आपको हो सकता है, यदि आप अगली बार आमंत्रित करेंगे तो मैं बताऊंगा कि कितने हम लोग बनवाए हैं। राजनीतिक जीवन में अगला पड़ाव कहाँ है? वैसे राजनीतिक जीवन में अगला पड़ाव ये पार्टी तय करती है। हमारा काम है वैसे पार्टी के लिए काम करना, और पार्टी के लिए काम करते करते यदि पार्टी ने आज यहाँ पहुंचा दिया है तो निश्चित तौर पर वो पार्टी, हमारे यहाँ ये नहीं है कि व्यक्ति प्रथम है, हमारे यहाँ राष्ट्र प्रथम है, पार्टी सेकंड है। तो पार्टी तय करती है कि आपको कहाँ ले जाना है। हम तो एक कार्यकर्ता मात्र हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं। तो अपनी इच्छा तो मैं व्यक्तिगत रूप से यही कहूंगा कि मैं टीचर के रूप में बहुत अच्छी समाज सेवा कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा हूं, और बकाया जो इच्छा पार्टी अपना जो जिम्मेदारी देगी उसको निर्वहन करने का काम पूरा किया जाएगा। तो ये थे श्री जेपी अनुरागी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष। इनसे बातचीत का सिलसिला अभी पूरा नहीं हुआ है, वक्त कम रहता है, समय की सीमा में बांधना पड़ता है हमको, अदरवाइज आपसे तो बातचीत का क्रम घंटों चल सकता है। तो श्री अनुरागी जी शिक्षक, ओजस्वी वक्ता और राजनीतिज्ञ, तीनों का ऐसा अनूठा संगम है आपके बीच में। आपसे बातचीत करके हमको अच्छा लगा, और हमसे बातचीत करने के लिए, महोबा न्यूज को समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। आप महोबा न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देखते रहिए महोबा न्यूज।